हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? और आज कुछ अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन भेज रही हूँ। इसमें पूरा उसी तरीके से बुक रीडिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ इस ऑडियो वीडियो को ज़रूर सुन लीजिएगा। और इसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी तरफ से सॉरी, एक्चुअली कुछ है ऐसा जो मैं अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मुझे जाना है। तो मैं आपको शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कल हम रीड करते हुए यहाँ तक आ गए थे। कल हम रीड करते हुए हम जो स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से सांस को स्लो करना है और इनहेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन पर किस तरह से फोकस करना है। ये पैराग्राफ मैं एक बार फिर से आपके लिए रीड कर देती हूँ। इस विपरीत अवधारणा को समझने के लिए आपको नाक और मुंह से आगे शरीर के अंगों को यानी बॉडी के ऑर्गन्स को समझने की जरूरत है। आखिर यह संरचना यानी ये स्ट्रक्चर्स सांस की लंबी यात्रा के प्रवेश द्वार ही हैं। यानी जो हमारी ब्रेथ इतनी लंबी जर्नी करती है, उसके जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो हमारा नेजल ओपनिंग माउथ है। हम दिन में जो 2500 बार, 25,000 बार सांस लेते और छोड़ते हैं, उसका उद्देश्य हमारे भीतर अधिक गहराई में है। हम इस वायु को जितना दूर तक फॉलो करेंगे, हमारी यह यात्रा उतनी ही आश्चर्यजनक और अनूठी होगी। सभी मानवीय शरीरों की तरह यानी ह्यूमन बॉडीज की तरह आपका शरीर भी बेसिकली ट्यूब्स का एक कंपोजिशन है। इसमें ब्रॉड वेसल्स हैं जैसे गला और साइनसेस, बहुत माइन्यूट वेसल्स हैं, पतली थिन वेसल्स हैं जैसे कैपिलरीज। जो लंग्स हैं, उनके जो टिश्यूज हैं, उनका निर्माण करने वाली, उनको बनाने वाली जो वेसल्स वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत अधिक होता है। यदि आप अपने नेजल पैसेज यानी वायुमार्ग की सभी कैपिलरीज को जोड़ दें तो उनकी लंबाई न्यूयॉर्क सिटी से की वेस्ट तक पहुंच जाएगी, यानी 1500 मील। इस तरह से ये वायुमार्ग में प्रवेश करता है। नीले रंग की वेवलेंथ अन्य रंगों से छोटी, अधिक सशक्त होती है, इसलिए भी समुद्र और आकाश दूर से नीले दिखाई देते हैं। अंततः यह क्रूज शिप बाहर का चक्कर लगाकर वापस पोर्ट पर, एक सेकेंड, इसमें शायद एक पेज रह गया है, सॉरी। फोटो क्लिक नहीं हो पाई थी। मैं इसमें से बुक से रीड कर देती हूँ आपके लिए, और फिर मैं अलग से शेयर भी कर दूंगी। आपके द्वारा ली जाने वाली हर सांस सबसे पहले एक चौराहे, जिसे ट्रेचियल कैरिना कहा जाता है, से होकर ट्रेचियल यानी ट्रैकिया बेसिकली, वहां से होकर गले तक पहुंचती है, जो इसे तोड़कर दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट लंग्स में भेज देता है। जब इसके जाने की प्रक्रिया यानी ये प्रोसेस चलती है, तब वह ब्रेथ सब अधिक छोटी नलिकाओं यानी जो स्मॉल कैपिलरीज है उनके भीतर धकेली जाती है, उसे पुश किया जाता है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यह तब तक होता रहता है जब तक यह 500 मिलियन बल्ब्स में नहीं पहुंच जाती। इन कंधों को यानी बल्ब्स को एल्वोलाइज कहते हैं, यानी बेसिकली नेजल पैसेज से एंटर होकर के ट्रैक किया और उसके बाद ब्रोंक एल्वो बल्ब्स के थ्रू, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू जो है एयर लंग्स में धीरे धीरे पहुंचती है। और जो लंग्स की सरफेस पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट आर एल्वोलाइज। इसके बाद जो होता है वह जटिल और भ्रमित करने वाला है। इसे एनालॉजी की मदद से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक रिवर क्रूज की यात्रा करने वाले हैं। आप डॉक पर वेटिंग रूम में हैं, तभी एक जहाज आता है। आप सिक्योरिटी से होकर जहाज में चढ़ जाते हैं और यह चल पड़ता है। इसी तरह का रास्ता ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये जो वायु कष्टिकाएं हैं, यानी जो ब्रीथ के जो पैटर्न्स हैं, जो ब्रोंकियट्स हैं, वहां से पहुंचकर अपनाते हैं। इनमें से हर छोटा डॉकिंग स्टेशन प्लाज्मा की एक नदी से घिरा होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भरे होते हैं। इन सेल से गुजरकर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, वो सूक्ष्म कोशिकाएं यानी जो माइन्यूट सेल्स होती हैं, उनकी मेम्ब्रेन से गुजरकर एक कोशिका में चले जाते हैं। सेल्यूलर क्रूज अतिथि कक्षों से भरा होता है। आपके ब्लड सेल्स में ये कक्ष प्रोटीन्स हैं, जिन्हें हीमोग्लोबिन्स कहा जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के भीतर जाकर बैठ जाता है, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते हैं। इसके बाद रेड रेड ब्लड सेल्स ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, आपके शरीर की ज्यादा गहराई में यानी डेप्थ में जाना शुरू करते हैं। जब ब्लड वेसल्स, ब्लड टिश्यूज और मसल से होकर गुजर रहा होता है, यानी जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जब टिश्यूज और मसल से होकर गुजरता है, तो ऑक्सीजन उतरकर भूखे सेल्स को एनर्जी प्रदान करती है। यानी वहां से ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वेसल्स में जाना शुरू हो जाती है। जब ऑक्सीजन नीचे उतरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अपशिष्ट हैं, वो उत्पाद ऐसी यात्री ऊपर एकत्रित होकर आ जाता है। यानी यहां से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड उस आरबीसी में, उस ब्लड में मिक्स हो रही है। और क्रूज शिप वापस फेफड़े की यात्रा शुरू कर देता है। यानी जैसे जैसे ऑक्सीजन एनर्जी देने के लिए ब्लड स्ट्रीम्स में मिलती रहेगी, वेसल्स में मिलना शुरू होगी, इस ब्लड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी और ये वापस से लंग्स की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीजन इसे छोड़ता है तो रंग का, ब्लड का जो रंग है वो अधिक गाढ़ा हो जाता है। नसों में बहने वाला रक्त ब्लूइश होता है, यह वास्तव में अधिक गहरा लाल होता है। ऐसा उस रास्ते के कारण होता है जिससे प्रकाश त्वचा से प्रवेश करता है। अब यहां से कंटिन्यू। नीले प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो अन्य रंगों से छोटी होती है, अधिक सशक्त होती है, इसलिए भी समुद्र और आकाश दूर से नीले दिखाई देते हैं। अंततः यह क्रूज शिप का चक्कर लगाकर वापस पोर्ट पर यानी लंग्स पर आ जाता है। यानी बेसिकली नेजल पोर्शन से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए ट्रैकिया एंड लंग्स में, फिर ब्रोंकाइल्स से होते हुए एल्वोलाई। अब यहाँ से ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में मूव कर रही है, और जहां जहां हर पोर्शन पर ऑक्सीजन जा रही है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। और ये प्रोसेस होते हुए एक अब इस तरह से वापस आ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ब्लड के साथ में मिक्स होकर के लंग्स की तरफ वापस आ गई है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म कष्टिकाओं के माध्यम से शरीर से बाहर छोड़े जाने वाली सांस के साथ बाहर चला जाता है। अगली सांस में और ऑक्सीजन सवार हो जाता है और ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहता है। शरीर की हर स्वस्थ सेल को यानी हेल्दी सेल को ऑक्सीजन से ईंधन मिलता है और इसी तरह पहुंचता है। पूरे क्रूज को लगभग 1 मिनट लगता है और कुल संख्या दिमाग को चकराने वाली है। हमारे 25 खरब रेड ब्लड सेल्स में से हर एक के भीतर 270 मिलियन हीमोग्लोबिन्स होते हैं। इनमें से हर एक में 4 ऑक्सीजन अणुओं के लिए जगह होती है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के लिए। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 1 अरब मॉलिक्यूल्स हर रेड ब्लड सेल्स रूपी क्रूज शिप में सवार होते हैं और उतरते हैं, यानी बॉडी में वहां वहां पहुंचते हैं, हर ऑर्गन में पहुंचते हैं जहां ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं। इस श्वसन प्रक्रिया और गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका को लेकर कोई विवाद नहीं है। यह बुनियादी बायोकेमिस्ट्री है। जिस चीज को कम माना जाता है वह है वजन कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका। यह है कि हम ली जाने वाली सांस से जितना वजन लेते हैं, बाहर जाने वाली सांस से उससे अधिक वजन बाहर करते हैं। अधिक पसीना बहाते हैं। अधिक पसीना बहाने से, इसे जलाने से वजन कम नहीं होता। हम छोड़े जाने वाली सांस से वजन कम करते हैं। शरीर से कम होने वाली हर 10 पौंड फैट्स में से लंग्स के जरिए 8.5 पौंड बाहर आती है। इसमें से अधिकतर थोड़ा भाप मिश्रित यानी स्टीम के साथ मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शेष यूरिन और स्वेटिंग के जरिए बाहर निकलता है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अधिकतर डॉक्टर्स, पोषाहारविद यानी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर पहले से ही गलत रूप में समझते आ रहे हैं। लंग्स शरीर का वजन नियामक सिस्टम है, यानी वेट को बैलेंस करने वाला सिस्टम है। स्टॉकहोम्स में हमारे इंटरव्यू के दौरान ऑल्सन ने कहा,
हर व्यक्ति ऑक्सीजन के बारे में बात करता है। हम चाहे 1 मिनट में 30 बार या 5 बार सांस लें, स्वस्थ शरीर में हमेशा पर्याप्त ऑक्सीजन बना रहेगा। हमारे शरीर को वास्तव में जो चाहिए, उसे ठीक से कार्य करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, वह अधिक तेज या गहरी सांस नहीं है। यह अधिक वायु भी नहीं है। हमें जो चाहिए वह है कार्बन डाइऑक्साइड। 1 शताब्दी पहले डेनमार्क के क्रिश्चियन बोहर नाम के एक शरीर क्रिया विशेषज्ञ ने यह खोज कोपेनहेगन में की थी। 30 साल की उम्र तक उन्होंने मेडिसिन और फिजियोलॉजी में डिग्री ली थी और वह यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में काम करने लगे। वह श्वसन के प्रति आकर्षित हो गए। वह जानते थे कि ऑक्सीजन सेलुलर फ्यूल है और इसका परिवहन यानी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। उन्हें पता था कि जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। यहाँ शायद जहां तक मुझे रिमेम्बर है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन बोहर ये नहीं जानते थे कि ये जो एक्सचेंज है ये क्यों होता है। कुछ सेल्स दूसरे की अपेक्षा अधिक आसानी से ऑक्सीजन क्यों ग्रहण कर लेते हैं। वह कौन सी चीज है जो अरबों हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को एकदम सही जगह पर और सही समय पर ऑक्सीजन छोड़ने के लिए निर्देशित करती है। सांस की प्रक्रिया किस तरह काम करती है। उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिए। बोहर ने मुर्गियों, गिनी पिग्स, ग्रॉस स्नेक्स, कुत्तों और घोड़ों को इकट्ठा किया। उन्होंने माप किया कि पशु कितनी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इसके बाद उन्होंने ब्लड लेकर उसे इन गैसेस के विभिन्न मिश्रणों के सामने रखा। जिस ब्लड में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो ज्यादा एसिडिक था, उसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को शिथिल कर दिया। किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ने एक तरह के डाइवोर्स लॉयर के रूप में काम किया। ऑक्सीजन को इसके बंधनों से मुक्त करने के लिए मध्यस्थता का काम किया, ताकि यह किसी अन्य साथी के पास जा सके। बेसिकली जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर आ रहा था, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी किए हुए था, जो ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक था जहां पर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसने हेल्प की एक जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनको वहां से लेने के लिए, उसको ब्लड स्ट्रीम में लाने के लिए। इस खोज ने स्पष्ट किया कि एक्सरसाइज के दौरान मांसपेशियां तुलनात्मक रूप से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, यानी जो मसल्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा ऑक्सीजन लेती हैं। वे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं जो अधिक ऑक्सीजन आकर्षित करता है। यह मॉलिक्यूलर लेवल पर मांग पर आपूर्ति जैसा है, यानी जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने की बहुत शक्ति होती है। वे वायु मार्ग को यानी जो एयर पैसेजेस है उनको खोल देता है, ताकि वे भूखे सेल्स को अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचा सके। पशुओं द्वारा कम सांस लिए जाने से अधिक ऊर्जा अधिक कुशलता से उत्पन्न होती है। इस बीच तेज और हड़बड़ी में ली गई सांसें कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर देती हैं। मेटाबॉलिक की आवश्यकता से कुछ ही मिनट अधिक सांस लेने से मांसपेशियों, टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज और जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित करने वाले रक्त में कमी आ जाती है। इससे हमारे सिर में हल्कापन महसूस होता है, सिर दर्द होता है और यहाँ तक कि सामने अंधेरा छा जाता है। अगर इन टिश्यूज को लंबे समय तक निरंतर ब्लड नहीं मिले तो वे टूट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना मसल्स ब्रेक होने, टिश्यूज ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। बोहर ने 1904 में एक शोध पत्र यानी एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, कंसर्निंग अ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड ऑन इट्स ऑक्सीजन बाइंडिंग। जैविक महत्वपूर्ण संबंध के विषय में रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का इसके ऑक्सीजन बंधन पर प्रभाव। इसे इससे वैज्ञानिकों में सनसनी फैल गई। इससे प्रेरित होकर लंबे समय से गलत रूप में समझी गई इस गैस पर बड़ी संख्या में नए शोध हुए। बहुत जल्दी ही येल में प्रायोगिक शरीर क्रिया विज्ञान लेबोरेटरी ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी के डायरेक्टर यंडेल हेंडरसन ने अपने प्रयोग शुरू करे। उन्होंने पिछले 7 वर्षों तक मेटाबॉलिज्म पर अध्ययन किया। बोहर की तरह वह भी आश्वस्त हो गए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए किसी भी अन्य विटामिन के समान आवश्यक है। हेंडरसन ने साइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन में लिखा, हालांकि चिकित्सकों को इस बात के लिए आज भी यह मानना कठिन है कि ऑक्सीजन किसी भी अर्थ में जीवों के लिए शक्ति बढ़ाने वाला नहीं है। यदि किसी आग में शुद्ध वायु की जगह शुद्ध ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो यह बहुत तीव्रता से भड़क उठेगी। लेकिन जब मनुष्य या जानवर सांस के द्वारा अधिक ऑक्सीजन लेता है या ऑक्सीजन युक्त वायु लेता है,
तो उसकी गैस का उपयोग नहीं करता। कोई हीट क्रिएट नहीं होती। जब सांस से सिर्फ वायु ली जाती है तो उसकी तुलना में सांस बाहर करने में उतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता। किसी स्वस्थ शरीर को अधिक सांस लेना या विशुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने का कोई लाभ नहीं होगा। हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाने पर कोई प्रभाव नहीं होता। वास्तव में इससे ऑक्सीजन की कमी की स्थिति ही निर्मित होगी, जिससे रिलेटिव घुटन होगी। दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन एक कार्टर बैंक है जो खेलों के बीच आवेश में आ जाता है या झुंझला जाता है, या यूं कहें कि यात्रा से थका हुआ यात्री है जो किसी एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन बार में $50 खर्च कर देता है, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं होता। सांस से गैस को भीतर लेने से ब्लड ऑक्सीजन केवल 1 या 2% बढ़ सकता है, लेकिन यह ऑक्सीजन भूखे सेल्स तक नहीं जाएगा। हम इसे केवल सांस के द्वारा बाहर कर देंगे। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हेंडरसन ने कई सालों तक कुत्तों पर भयंकर प्रयोग किए, जिन्हें पढ़ना हवॉल्ड द्वारा बंदरों पर किए गए भयानक प्रयोगों की तरह ही कठिन है, जो हमने पहले के चैप्टर्स में रीड किया। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला की टेबल पर कुछ कुत्तों को अलग अलग बिठा दिया और उनके गले गले के भीतर एक ट्यूब डाल दी। फिर उनके चेहरों पर रबड़ के मास्क लगा दिए। टेबल के कोने में हाथ से चलने वाली एक ढाकनी लगा दी, यानी जो बेसिकली जब घरों में चूल्हे पर खाना बनता था तो जो धोखनी यूज की जाती थी, वो उस तरह से लगा दी। इस जुगत से हेंडरसन को यह जानने में मदद मिली कि हर एक कुत्ता कितनी वायु कितनी बार लेता है। उन्होंने कुत्ते के गले से जुड़ी ट्यूब को एक ईथर की बोतल से जोड़ दिया, जिससे प्रयोग के दौरान वे बेहोश हो गए। उपकरणों ने, यानी जो एपरेटस वहां यूज किए गए, उनकी हृदय गति, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल और अन्य आवश्यक चीजों को रिकॉर्ड किया। जब हेंडरसन ने धोखनी को और अधिक तेज गति से चलाया तो उन्होंने देखा कि इन उन जानवरों की जो हार्ट रेट है वो बहुत तेजी से बढ़कर 40 से 200 या अधिक मिनट प्रति हो गई। कुत्ते अंततः उनकी धमनियों से बाहर फेंकने के लिए बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इतना अधिक ऑक्सीजन ले रहे थे कि उनकी मसल्स, टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स फेल होने लगे। कुछ कुत्तों को अनियंत्रित ऐंठन होने लगी या वे कोमा में चले गए। हेंडरसन ने और अधिक वायु पंप कर दी, जिससे उन पशुओं में इतना ऑक्सीजन भर गया और कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी कमी हो गई कि वे मर गए। हेंडरसन ने कुत्तों को उनकी सांस से ही मार डाला। वे जो कुत्ते जीवित रह गए, उनके साथ उन्होंने धौंकनी को कुछ धीरे पंप किया और देखा कि उनकी हार्ट रेट सडनली घट करके 40 बीट्स पर मिनट हो गई। उनकी हृदय गति अति सांस लेने से कम नहीं हुई। ब्लड स्ट्रीम से होकर प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण ऐसा हुआ। इसके बाद हेंडरसन ने कुत्तों को सामान्य से कुछ तेज सांस लेने को मजबूर किया, मेटाबॉलिक की आवश्यकता से कुछ अधिक, ताकि उनकी हृदय गति कुछ बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कुछ कम हो जाए। इस हाइपर वेंटिलेशन की यह हाइपर वेंटिलेशन की स्थिति थी जो इंसानों में सामान्य रूप से होती है। कुत्ते उत्तेजित, भ्रमित और व्याकुल हो गए और उनकी आंखें बेजान हो गईं। थोड़ी सी अधिक सांस यानी ओवर ब्रीथिंग से वही स्थिति उत्पन्न हो गई जो बहुत गंभीर मरीजों या पैनिक अटैक्स के दौरान होती है। हेंडरसन ने पशुओं को हार्ट रेट को कम करके सामान्य पर लाने के लिए उन्हें मॉर्फिन्स और अन्य ड्रग्स दी। इसका आंशिक असर हुआ क्योंकि जब हेंडरसन ने देखा, तब इन ड्रग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाने में मदद की। लेकिन इन पशुओं को फिर से स्वस्थ करने का एक और रास्ता था, उन्हें धीरे सांस लेने दिया जाए। हेंडरसन ने भी जब कुत्तों के सामान्य मेटाबॉलिज्म के अनुसार उनकी सांस की दर को कम किया, 1 मिनट में 200 से कम करके सामान्य, तभी सारी फड़कन, जड़ता और व्याकुलता चली गई। वे पसर गए और शिथिल हो गए। उनकी मांसपेशियां यानी मसल्स ढीली पड़ गई। उन पर शांति का भाव छा गया। हेंडरसन ने लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर का चोर हार्मोन है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो हर एक टिश्यू द्वारा उत्पन्न किया जाता है और संभवतः हर ऑर्गन पर कार्य करता है। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड जीवित चीजों में ऑक्सीजन से अधिक बुनियादी घटक है। मैंने ऑल्सन के साथ स्टॉकहोम्स में 3 दिन बिताए। हमने टेबल्स और ग्राफ्स को आंखें गाड़ गाड़ कर देखा और बोहर तथा हेंडरसन के साथ ही अन्य प्रसिद्ध सांस विशेषज्ञों के बारे में चर्चा की। मेरी यात्रा के अंत तक मैं यह अच्छी तरह समझ गया कि सांस को लेकर मेरे अपने विचार इतने वर्षों तक कितने सीमित और गलत रहे, और मैं यह भी पूरी तरह समझ गया कि ऑल्सन इस विषय पर शोध को लेकर
इतने मनोग्रस्त कैसे हो गए? उन्होंने एक सॉफ्टवेयर टाइकून के रूप में अपने जीवन को क्यों त्याग दिया? वह एक छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहने लगे जिसमें चारों तरफ बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकें, स्लिप टिप और कार्बन डाइऑक्साइड के टैंक रखे हैं? उन्होंने हर नई सांस विधि से शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कैसे बदला, इसकी महीनों तक रिकॉर्डिंग क्यों की, इसने उनके ब्लड प्रेशर में ऊर्जा तथा तनाव के स्तर को कैसे प्रभावित किया? मैं समझ गया कि उनके द्वारा 2010 में सांस के विषय में आयोजित पहली कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक व्यक्ति क्यों आया। अपने संदेश को परिष्कृत करने और अपने शोध का आधार निर्मित करने के बाद अब वह स्वीडन के मीडिया के स्टार क्यों हैं? ऑडिटोरियम में मीडिया के लोग क्यों भरे रहते हैं? उनका मुस्कुराता, हमेशा खिला हुआ, रोमांच से हास्य से भरा चेहरा अखबारों, पत्रिकाओं तथा रात के न्यूज शोज में क्यों दिखाया जाता है? इन न्यूज इंटरव्यूज में वे नाक से सांस लेने के लाभकारी उपचारात्मक प्रभावों के बारे में बोलते हैं। वह धीमी सांस के इसी संदेश के साथ दर्शकों से इसे करने का अनुरोध करते हैं। मैं सैन फ्रांसिस्को में अपने घर लौट आया और मेरा तथा ऑल्सन का संपर्क लगातार बना रहा। मुझे कुछ सप्ताहों में किसी नई ईमेल या स्काइप कॉल से उनके द्वारा किसी ऐसे विषय की वैज्ञानिक खोज किए जाने की सूचना मिलती रहती थी जो बहुत समय पहले खो गया होता है। उनके द्वारा किसी मेडिकल लाइब्रेरी में हाल ही में कुछ नया खोज निकालने के समाचार मिलते रहते थे। उन्होंने अपने सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन भी जारी रखे। वह सांस की शक्ति और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड के चमत्कारों को सिद्ध करने के लिए स्वयं के शरीर का उपयोग करते हैं। हमारी पहली मुलाकात के 1 साल बाद अब हम सैन फ्रांसिस्को में मेरे लिविंग रूम में मिल रहे हैं। उनके चेहरे पर एक फेस मास्क, वेलक्रोड और कान में एक ईकेजी इलेक्ट्रोड लगा है। क्या आप मुझे ऑक्सीमीटर दे सकते हैं प्लीज? ऑल्सन फिर से टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए कहते हैं। हमने हाल ही में अपने दोपहर के परीक्षण किए, यानी जो अभी 10 डेज का उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है नोज से ब्रीथ करने वाला। ऑल्सन स्वयं को ब्रेथ आईक्यू में फिर से बांध रहे हैं। यह एक ऐसा विशेष उपकरण है जो बाहर निकाली गई सांस से सांस में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और अन्य तत्वों का माप करता है। वह अपनी उंगली में एक पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं और सेकंड्स में गिनना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि यह नाक से सांस लेने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड बढ़ने से हुआ हो, लेकिन आज हम स्वयं को बहुत प्रभावशाली महसूस कर रहे हैं। 5 सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों का प्रशिक्षण करने के बाद हम पहले और बाद के एक्सरे तथा ब्लड और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाने के लिए स्टैनफोर्ड जाते हैं। ऑल्सन और मैंने अपनी घर की प्रयोगशाला में हजारों की कीमत के उपकरण यानी ऑपरेटर्स जुटा लिए हैं। हमने 2 सप्ताह तक रनिंग टेस्ट किया और अभी हमें इस पर और काम करना है। आज इसमें बदलाव आ रहा है। ऑल्सन अपना एक हाथ एवरक्रोम्बी स्वेटशर्ट पर पोंछते हैं और दूसरी तरफ हो जाते हैं ताकि मैं मशीनों पर परिणाम को देख सकूं। सभी महत्वपूर्ण संकेतक सामान्य हैं। हृदय गति 75 के आसपास है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 126 और ऑक्सीजन लेवल 97 है। 1 2 और 1 वह सांस लेना शुरू कर देते हैं। 3 2 1 वह ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। वह किसी औसत अमेरिकी की तुलना में 3 गुना कम गति से सांस लेते और छोड़ते हैं। वह 6 मिनट में 18 सांसें लेते हैं। जब वह नाक से वायु भीतर लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं तो मैं देखता हूं कि उनका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 5% से बढ़कर 6% हो गया है। यह बढ़ता रहता है। 1 मिनट बाद ऑल्सन का लेवल कुछ ही मिनट पहले की तुलना में 25% अधिक हो जाता है। यह उन्हें एक हाइपर सेप्टिक जोन से पूरी तरह सामान्य रेंज में ले जाता है। हाइपर कैप्निक जोन उसे कहते हैं जिसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सामान्य से कम होता है। इस पूरे समय उनका ब्लड प्रेशर लगभग 5% कम हो जाता है और हृदय गति गिरकर लगभग 65 हो जाती है। जो नहीं बदलता वह उनका ऑक्सीजन है। शुरू से अंत तक उनका ऑक्सीजन यथावत यानी एज इट इज रहता है। यह 97% था, हालांकि यह सामान्य माने जाने वाली दर से 1/3 सांस लेते रहे। इस हमने इसी सप्ताह अपनी बाइक राइड में इसी तरह के उलझन में डालने वाले मेजरमेंट्स देखे थे। सभी वर्कआउट्स की तरह इस वर्कआउट के प्रारंभ में थकावट महसूस हुई। हमें ऐसा लगा कि हमारी श्वसन प्रणाली हमारे भूखे टिश्यूज को और मांसपेशियों को जरूरत को पूरा करने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रही थी। शरीर का
डिनर रश। आमतौर पर मैं ऑक्सीजन की टीस उठाने वाली जरूरत को पूरा करने की कोशिश में मुंह खोलकर हाँफता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब मैं बहुत कसकर और तेज पेडल मारता हूँ तो मैं अपने आप को शांत और धीमी सांस लेने के लिए मजबूर करता हूँ। इससे घुटन और असुविधा होती है, जैसा मैं शरीर को ईंधन के बिना भूखा मार रहा हूँ। यह मेरे द्वारा पल्स ऑक्सीजन देखने तक होता है। एक बार फिर मैं कितनी भी धीमी सांस लूं या तेज पेडल मारूं, मेरा ऑक्सीजन लेवल 97% पर स्थिर रहता है। यह पता चला कि सामान्य दर पर सांस लेने से हमारे फेफड़े वायु में उपलब्ध ऑक्सीजन की सिर्फ चौथाई मात्रा ही भीतर ले जा पाते हैं। इसमें से अधिकतर ऑक्सीजन वापस बाहर निकाल दिया जाता है। लंबी सांसें लेकर हम अपने फेफड़ों को कम सांसों के जरिए अधिक ऑक्सीजन देने लगते हैं। ट्रेनर डोइलॉर्ड ने लिखा है, यदि प्रशिक्षण और धैर्य के साथ पारस्परिक विधियों का उपयोग कर 47 सांस प्रति मिनट की जगह 14 सांस प्रति मिनट की वही एक्सरसाइज वर्कलोड लेकर परफॉर्म कर सके तो उसे नहीं करने का क्या कारण होगा। जॉन ने 1990 के दशक में स्थिर बाइक प्रयोग किए थे। जब आप स्वयं को हर दिन तेजी से दौड़ते हुए देखते हैं जिसमें आपकी सांस स्थिर हो, तो आप फिटनेस शब्द का सही अर्थ अनुभव करने लगेंगे। तब मेरी समझ में आया कि सांस लेना नाव चलाने जैसा है। अनगिनत छोटे और असामान्य स्ट्रोक्स आपको वहां पहुंचाते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन वे क्षमता और कम लंबे स्ट्रोक्स की तुलना में कम इंपॉर्टेंट लगते हैं। नाक से धीमी सांस लेने के इस प्रयोग के दूसरे दिन मैंने मुंह से सांस लेने के रिकॉर्ड को 13 मील तक बढ़ा लिया। अगले सेशन में मैंने 36 मील ज्यादा पैडल चलाए, मुंह से सांस लेने की तुलना में 5% वृद्धि। स्थिर बाइक पर मेरी पांचवी राउंड तक मैंने 7.7 मील तक पैडलिंग की, लगभग पूरे 1 मील अधिक। उसमें समय और ऊर्जा जितनी ही उतनी ही लगी जितनी पिछले सप्ताह लगी थी। यह एक महत्वपूर्ण लाभ था। फिर भी मैं डोइलार्ड के साइकिलिस्ट के बराबर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनके निकट पहुंच रहा था। उस राउंड के दौरान मैं अपनी सांस के साथ तरह तरह के प्रयोग करने लगा। मैंने अधिक से अधिक धीमी सांस लेने और छोड़ने का प्रयास किया। मैं सामान्य एक्सरसाइज में 20 सांसें प्रति मिनट लेता था, जिन्हें कम करके सिर्फ 6 पर ले आया। मुझे तत्काल वायु की भूख और घुटन का एहसास होने लगा। लगभग लगभग 1 मिनट के बाद मैंने ये जानने के लिए नीचे झुककर पल्स ऑक्सीमीटर को देखा कि मेरा ऑक्सीजन कितना कम हो रहा है, मेरे शरीर को कितनी भूख लग रही है। लेकिन धीमी ऑक्सीजन लेने से मेरा ऑक्सीजन कम नहीं हुआ, जो मैं या कोई भी अन्य व्यक्ति उम्मीद कर सकता था। मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। अब यहाँ से जो बौद्ध भिक्खु यूज करते हैं, जिस तरह से वो सांस लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है, और ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद टाइम है आपके, एक सेकेंड। अब जर्नल लिखने का टाइम है, तो आप कोई भी दो तीन चीजें जो आज आपके साथ में अच्छी हुई हैं आप उन्हें लिखेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आज कुछ ऐसा नहीं हुआ, सामान्य सा दिन रहा, तो जो भी आज आपके पास है, आपके पास पूरा शरीर है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, अच्छा परिवार है, आज आप खाना खा पा रहे हैं, आज का दिन आपने पूरी तरीके से जिया है, जो भी चीजें आपके पास है, आप उनमें से किसी भी तीन चीज के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसा सोच कर ही करें, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल, आपको वही ऑयल लेकर के उसको हीट करना है और अपने दोनों तलवों पर मालिश करनी है 20-20 के 3 राउंड्स। और उसके बाद इस बीच में आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए ओम चैंटिंग लगा रही हूँ, वो आप ओम चैंटिंग कर लीजिएगा।
थोड़ी देर अपनी आंख बंद रखें और जो एनर्जी आपके अंदर इस समय आई है, जो ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, उसे फील करें। धीरे से अपने हाथों को रब करें। जनरेट सम हीट एंड cup them on your eyes, and with a beautiful smile you can open your eyes. So friends, thank you, और कल मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।